बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जो बुंदेलखंड में किसी भी पर्चे की मोहताज नहीं है। वो अपने आप में बुंदेलखंड की दीदी के नाम से जानी जाती है। चलिए मिलते हैं सुश्री डॉक्टर नीति शास्त्री से। नीति जी नमस्कार। नमस्ते ज्योति जी। नीति जी, आपका जो सोशल एटीट्यूड है वो बहुत विस्तृत है, क्या पूछूं, लेकिन लगता है कि हम नई पीढ़ी को कुछ आपके बारे में बता पाएं, आज वही मेरा प्रयास है। तो बताइए, आपने अब तक शुरू से अंत तक थोड़ा थोड़ा बताइए कि क्या किया अब तक। ज्योति जी, पहले तो बंजारा बीट्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि 21वीं सदी का भारत नई पीढ़ी के लिए नए विचारों के साथ नए पायदानों को, उड़ानों को, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है। और ऐसे में बंजारा बीट्स के माध्यम से निश्चित है कि वो सितारे जो ज़मीन पे थे अर्श से फर्श तक कैसे पहुँचे। तो निश्चित ही आपने जो बात कही, मैं भी इस झांसी की माटी की एक बहुत ही अकिंचन छोटी सी आत्मा, और मैं अपने को सिर्फ कोई नाम नहीं देना चाहती, मैं सिर्फ अपने को एक जागरूक आत्मा मानती हूँ। मानव योनि में जन्म हुआ, मेरे माता पिता बहुत वो भी अभावों में जीकर जीरो से हीरो बने, हॉकर से मेकर बने और वार्ड से वर्ल्ड तक पहुँचे। डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री आयुर्वेद जगत के पुरोधा थे। मेरी माँ भी शिमला में पैदा हुई, झांसी में आई और बहुत सुंदर थी। उनकी भी मतलब मेरे माता पिता ने झांसी में आयुर्वेद के साथ साथ मानव सेवा को जन्म दिया। और मेरी माँ डॉक्टर शकुंतला शास्त्री भगनी मंडल महिला सहायक संघ, जो आज़ादी के समय से शांताबाई खेर झांसी के स्पीकर रहे, आत्माराम गोविंद खेर, और झांसी के दो ही व्यक्तित्व थे, आचार्य श्रीराम धुलेकर, आचार्य रघुनाथ विनायक धुलेकर। तो धुलेकर और खेर के नाम से झांसी जानी जाती थी। तो धुलेकर जी एमएलसी बने, आयुर्वेद जगत के थे। मेरे पिता उनके पुत्रवत थे और उन्होंने मेरे पिता का निर्माण किया। वहीं खेर साहब जो विधानसभा उत्तर प्रदेश के 18 वर्ष स्पीकर रहे, उनकी पत्नी शांताबाई खेर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भास्कर भागवत जी की पत्नी, ये सब लोग मिलकर झांसी की बहनों के लिए काम कर रहे थे। और उसमें मेरी माँ ने पहल शुरू की, भगनी मंडल संस्था, जो आज भी एक जीवन राधाबाई स्मारक के नाम से आतियाताल पर स्थित है। तो मेरा जन्म ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे माँ पिता, हम 4 भाई बहन थे और पंचवर्षीय योजना में हमारे बड़े भाई, मैं, मेरी बड़ी बहन, 2 भाई 2 बहन हम हैं, और उसमें मैं चौथे नंबर पे थी। तो बड़ा एक संयोग ही था कि परिवार नियोजन का बड़ा बोलबाला उस समय था। इंदिरा गांधी बड़ी परिचित थी और झांसी में महिलाओं के नाम पर, जहां हम झांसी की रानी का नाम लेते आए, वहीं उन्हीं के समतुल्य रानी झांसी के साथ इंदिरा गांधी जी का नाम बड़े सम्मान से नारी जगत में लिया जाता था। स्वतंत्र देश की प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, महिला प्रधानमंत्री के रूप में उनका बड़ा नाम था। तो 19 नवंबर को महारानी का जन्मदिन और इंदिरा जी का जन्मदिन जब मनाया जाता था, तो मेरी माँ उसमें बहुत पहल करती थी। व्यायामशाला, तो लगता है उन्हीं के सारे आशीर्वाद से आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारा श्रेय अपने माँ पिता को देती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म 59 में हुआ, 11 अगस्त 1959 में। और उस समय मेरे मेरे पिता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य बन चुके थे। और उनकी, जैसे कहते हैं ना, बेटी घर में आती है, तो मेरे आने के बाद मेरे पिता का विकास शुरू हुआ। इकन्नी औषधालय चलाते थे और गांधी जी की एक बिल्डिंग थी जहां सर्वोदय अस्पताल का उन्होंने शुभारंभ किया था। तो जैसे मेरे आने से घर में लक्ष्मी आई, तो मेरी माँ पिता दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे। और चूंकि मेरे घर में इन सामाजिक लोगों का आना जाना बहुत था, और मेरे पिता चूंकि नारी के महिलाओं के लिए विकास में मेरी माँ को उन्होंने घर से बाहर जाने में, समाज सेवा में आगे बढ़ाया, तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और मैं छोटी थी, लाडली थी, विदुषी भी थी और बड़ी आज्ञाकारी। तो नीति जी, आप जैसा कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं कि आप सरकारी मुलाजिम भी रही हैं। हाँ, और बस वही मेरा लालन पालन। कहाँ रही हैं आप? मैं केंद्रीय विद्यालय में
निश्चित ही बड़ी कम उम्र में मैं बताऊंगी कि मैंने सरकारी नौकरी लड़कियों को नहीं करने दी जाती, खासतौर से हम ब्राह्मण परिवार में थे। तो मेरे पिता ने, मैं लगातार पढ़ने में भी अच्छी थी, समाज में भी थी, तो सन 82 में मैंने एमए किया और बीएड 80 में किया था। उस समय बीए के बाद कहा जाता था कि पहले बीएड कर लो, नौकरी कर लो, सब बड़ा लड़कियों के लिए सरकारी नौकरी और वो भी टीचर बनना बड़ी बात मानी जाती थी। केंद्रीय विद्यालय उस समय शिक्षा केंद्रों में, शिक्षण संस्थानों में बड़े भारत सरकार के उपक्रम के रूप में माने जाते थे और उसमें नियुक्ति पाना भी एक चुनौती था और मेरी नियुक्ति हुई। मैं पीआरटी प्राथमिक शिक्षिका बनी। बस 1982 में मैं शाहजहांपुर गई, लखनऊ के पास 2 साल वहाँ रही, फिर झांसी आई, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में 2 साल रही। फिर मैं साथ साथ अपनी विभागीय परीक्षा देती रही। संस्कृत एमए में मैं फर्स्ट क्लास थी, एमए हिंदी की में थी जब मैं टीजीटी संस्कृत होकर पचमढ़ी गई और 9.5 साल मैंने पचमढ़ी में संस्कृत पढ़ाई टीजीटी संस्कृत के रूप में। फिर साथ साथ विद्यार्थी भी रही और आज भी मैं एक शिक्षक के पद से रिटायर होने के बाद भी जिज्ञासु विद्यार्थी हूँ। कहाँ से रिटायर किया? मैं वहाँ से अभी 2002 में मेरी पोस्टिंग फिर करेरा हो गई। 9 साल करीब मैं करेरा में रही, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी करेरा। फिर मैं 2010 से लेकर 2019 तक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, जो मेरी शिक्षण काल का सबसे अधिकतम प्रिय विद्यालय रहा, जिसकी नींव से लेके और अंतिम विकास के चरण तक मैं जुड़ी रही। 2019 जनवरी में मैं अभी रिटायर हुई हूँ। केंद्रीय विद्यालय में रहकर शिक्षाविद के रूप में मुझे राष्ट्रीय सम्मान और उसके बाद राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार भी मुझे 2017 में मिला और मेरी शिक्षण काल के व्यक्तित्व के रूप में मुझे एक शिक्षाविद का सम्मान तो मिला ही मिला, पर झांसी के लोग मुझे जानते ही नहीं मेरी सक्रियता के कारण। नहीं, एक सवाल और कि जब आप सरकारी नौकरी में रही तो उनकी अपनी भी बहुत सारी सीमाएं हैं और फिर आपने इतना सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी कैसे मैनेज की? वही भैया कि मैं अपने विद्यालय में अपने जो मेरा समय था विद्यालय का 8 घंटे 12 घंटे में पूरा विद्यालय को देती थी, वो मेरी दिनचर्या है। मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मेरे पिता एक कठोर अनुशासक थे और घर में 5 बजे से उठने की आदत, सुबह की आदत हम लोगों की बचपन से थी। दिनचर्या, डायरी लिखना और एक एक पल का हिसाब मेरे माता पिता मुझसे लेते थे और वही कारण है कि हम लोग एक नियोजित जीवन में बंधे हुए दिनचर्या में जिए। तो 18 घंटे काम करना, ये मेरे माँ पिता के संस्कार मुझ में आए और लगन से मानव सेवा कि ये तो रोजी रोटी मेरी थी। मैं पढ़ी लिखी नौकरी में आई, स्वरोजगार मिला, स्वावलंबन मिला, वो मेरा अपना था। पर मेरे पिता रोज मुझसे कहते थे कि समाज को क्या दिया, तो जीवन के समाज को देने के लिए मेरी एक रुचि बढ़ गई और मैं आर्य समाज, वैदिक परिवार से थी, आर्य समाज से जुड़ी, फिर भगनी मंडल संस्था के माध्यम से, उसके बाद जिला प्रशासन को मैं जरूर कहूँगी कि झांसी में जिला प्रशासन के माध्यम से एक प्रदेश की समिति होती है, आकांक्षा समिति, जिसकी मैं फाउंडर जॉइंट सेक्रेटरी रही 92 से। और 92 से मैं जिला प्रशासन से जुड़कर मैंने गांव-गांव काम किए, विकास के, महिलाओं के, बच्चों के, लोक अदालत शुरू की। जो भी झांसी के विकास में महिला थाना नहीं था, महिला थाना बनाना, उसके बाद उसमें सेवा सबसे पहले मैं अपनी देती थी, संकल्प नहीं लेती थी, काम करना, उसमें परिवार के विवादों को मिटाने के लिए समय देना, सुनना उनको। और ये ईश्वरीय देन है कि माँ सरस्वती की कृपा थी मेरे पे कि मैं समझाती थी तो टूटे बिखरे परिवार जुड़ जाते थे। यहाँ एक बात और पूछना अति आवश्यक है कि इन दिनों समाज सेवियों का, सोशल वर्कर का एक बहुत बड़ा जुलूस खड़ा हो गया है समाज में। इनको आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आज दुखी भी होती हूँ कि पहले सेवा वॉलंटियर कहलाती थी, स्वयं सेवा, और शब्द का अर्थ ही था स्वयं, स्वयं करो, स्वयं की सेवा ही स्वयंसेवी संगठन है। अब उसको क्या बना दिया सरकारीकरण से स्वैच्छिक संगठन। तो शब्द ही बताता है कि जब लोगों की इच्छा हो गई तो बैनर टांग लिया, नर साथ में चले गए, फोटो, चित्र, और चित्र के साथ बैनर और नर खड़े होकर, और उसके बाद प्रचार प्रदर्शन, जो हमारे समय में नहीं था, महारानी के समय नहीं था, चरित्र था।
और वही चरित्र मेरे अंदर आया कि अगर आपकी चरित्र की गंध है तो आप कहीं भी खड़ी हो सकते हैं। प्रचार प्रसार आपका नहीं चाहिए, आपके विचार और आपके संस्कार जो मेरे में है। ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सर्टिफिकेट, बहुत सारे मोर्नामेंट्स और बहुत सारी चीज़ों को संकलन के लिए, ड्राइंग रूम की शोभा के लिए भी समाज सेवा की प्रवृत्ति जोड़ती है। बिल्कुल नहीं भैया, मैं कभी प्रमाण पत्र के पीछे नहीं दौड़ी। लोग तो हैं ऐसे। हाँ, लेकिन आज जो चलन है पिछले 10 वर्षों में, जब मैं चली थी 90 में झांसी में साक्षरता अभियान को लेकर, और आज मैं 28 वर्ष का अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ। उस समय महिलाएं जब घर से निकलती थी, मैं अपने पिता के साथ जब कार्यक्रमों में जाती थी, स्कूटर पर बिठा के पिता को ले जाती थी, तो लोग झांसी महोत्सव हो, मेला हो, कवि सम्मेलन हो, 2:30 बजे आ रही हूँ, रात को 3 बजे आ रही हूँ, तो लोग कहते थे ये पिता पुत्री को कोई काम नहीं है, ये बस जहाँ देखो वहाँ ये जरूर मिलेंगे, और बेटी को कोई काम नहीं है। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हम लोग तो काम के लिए जाते थे, दरी बिछाने से लेकर कुर्सी उठाने तक, और एक व्यक्ति के अतिथि के सत्कार के साथ समारोह को सफल बनाना, एक संचालक के रूप में, उद्घोषिका के रूप में, मेले में हर कलाकार शिल्पकार को सम्मान दिलाना, पहचान दिलाना, झांसी की माटी की सेवा करना, मिट्टी की सेवा करना, मिट्टी की सौंधी गंध की कसम लेने से, सौगंध लेने से नहीं होता। हमने अपने जीवन के 62 वर्ष झांसी में मैं निकाल रही हूँ, 61वां वर्ष मेरा चल रहा है। 61 वर्ष की मेरी जीवन यात्रा है झांसी की, और मेरे पिता ने भी अपनी देश माटी नहीं छोड़ी, किसी राजनीतिक दल से हम नहीं जुड़े, हमारा सरकारी बंधन था। नीति जी, क्या लगता है आपको कि ये जो नई बौद्ध समाज सेवा की जज्बे को लेकर जो चल रही है, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रचार। एक तो मैं बताऊं कि कुछ समाज सेवा के नाम पर लोगों ने अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपने कंबल एक बांटा तो पता चला। अब जरूरी थोड़ी कि हम किसी बेटी की शादी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ तो व्यवहार देना, कन्यादान, दान वो दान होता था कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता ना चले, वो योगदान होता था, सेवा का दान, अन्नदान, वस्त्र दान, धन दान बताते नहीं थे लोग। लेकिन आज जो समाज में मैं देख रही हूँ कि अगर आपने केला भी बांटा तो उसकी फोटो खिंचवाते हैं। जरूरी थोड़ी, मैं तो जेल में जुड़ी हुई हूँ कैदियों से। हमारे यहाँ मेरे माता पिता ने जीवन दर्शन, आत्मदर्शन, हम अपने से जुड़े, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए सेवा करना, स्वयं सेवा करना ही स्वयं सेवा होती थी। अब समाज सेवा में प्रसिद्धि, ख्याति, इसका कारण है कि 400 संस्थाएं, हर जाति वर्ग की स्वयंसेवी संस्थाएं आज मोहर लगा के सालाना कार्यक्रम करती हैं, सालाना सम्मेलन करती हैं। तो क्या इन सब प्रभाव नहीं पड़ रहा? कोई आर्थिक मदद गवर्नमेंट से भी मिलती है? नहीं नहीं, सभी को नहीं मिलती है। निश्चित है कि सत्ताधारी पक्ष जब भी होता है तो अब शासन ने अधिनियम में ये अनिवार्य भी कर दिया है कि जिले के स्तर पर भी अगर कोई काम हो तो हर विभाग में, समितियों में एक स्वयंसेवी संगठन जरूर रखा जाए। जल का कार्यक्रम हो, शिक्षा का कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, पर्यावरण हो, पर्यटन हो, उसमें एक स्वयंसेवी संगठन जो प्रतिष्ठित हो, निष्काम निस्वार्थ सेवा। लोग, मैं आपको बताना चाहूंगी, लोग मुझसे हमेशा ये प्रश्न करते हैं कि जिले का कोई भी प्रशासन आता है, दीदी आपको कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और सब आपको क्यों मानने लग जाते हैं, बड़ा प्रश्न है। लोग, मेरी भी बात हुई, लोग कहते हैं कि नीति जी हर जगह उपलब्ध होती है, तो इसके पीछे आप आज हमारे दर्शकों को बताइए कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए आपकी पहचान आपके काम से होती है, निष्काम निस्वार्थ। मैंने कभी किसी पद से प्यार नहीं किया, किसी भी पदाधिकारी के पद से प्यार नहीं किया। मैंने अपनी मिट्टी से प्यार करके उनको भी झांसी की बातों से के साथ साथ उनको भी जरूरत बताई और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कोई योजना बाहर से आई, मैंने कभी ग्रांट नहीं ली। अनुदान, हमारे जीवन का कर्मों का आदान प्रदान वही दान है, और कर्म और सेवा का दान ही असली दान है। उस भावना से मैंने कभी अनुदान नहीं लिया। ईश्वर की कृपा थी, सरकारी तौर से रही, तो जो लोग अपने व्यवहार करते हैं मैं उससे ज्यादा करती हूँ, गुप्तदान ही होता है। क्योंकि लोगों के मन में, पत्रकार मेरे से पूछते हैं कि कोई जिलाधिकारी आए, जिले का कोई कमिश्नर आए, मैडम आपके तो जलवे रहते हैं। वो जलवे नहीं है, वो मेरी निष्काम निस्वार्थ मेरी अपनी निष्ठा का परिणाम है कि मेरे से कोई भी व्यक्ति अनुचित बात नहीं करता, मेरी गरिमा को कभी चुनौती नहीं देता, और स्वयं मैं संयमित रहती हूँ।
मेरी मर्यादा के विरुद्ध, मैं साहित्यकार भी हूँ, लेखिका भी हूँ, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। बस मैं ये मानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। नीति जी इतना सब कुछ करती हैं, इतनी ऊर्जा आती कहाँ से? हाँ। कौन सा पदार्थ खाती हैं? मैं कोरोना के काल में खास तौर से मैंने अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्ति का बहुत बड़ा मूल्यांकन किया, और वो आप आश्चर्य करेंगे, बताना भी चाहूंगी कि कोरोना की जंग जीतेंगे हम, और कोरोना से लड़कर डरना नहीं है, लड़ना है, अफवाहों से सावधान रहना है। तो मैं कोरोना योद्धा बनी, कोरोना के संक्रमण के लिए मैंने सेवाएं दी रोकने के लिए। उसके बाद मैं खुद संक्रमित हो गई, सेनानी बन के जंग जीत के मैं वापस आई, तो मैं कोरोना की विजेता बन गई। अब यूनिसेफ के साथ जुड़कर अन्य मेरे कोरोना से पीड़ित लोगों को जो संक्रमित होते हैं, वो रहस्य तो दीदी वो रहेगी। वो रहस्य आप ऐसा कौन सा पदार्थ खाती मेरा हैं? खान पान। सब मुझसे, मेरे शिक्षक भी भैया और मेरे साथी भी पूछते कि आपको सुबह देखो तो आप वही स्माइलिंग रहती हैं, रात में देखो तो आप, हम लोग तो थक जाते हैं, कौन सी बटी खाती हैं, कौन सा आयुर्वेद की बटी आप खाती हैं, कि आपके पिताजी ने क्या खिलाया जो आपको आप हमेशा फ्रेश रहती हैं। आप 18 घंटे काम करती तो हैं। मैंने कहा योग, वो मेरा योग है, गायत्री की शक्ति है निश्चित। मैं मेरे माँ पिता भी नियमित यज्ञ हवन करते थे, और मैं भी प्रातःकाल, मेरा जो संयमित नियमित जीवन है योग करना, उसी से मैं कोरोना में भी जीत के आई, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। और आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो जंगल में भी मंगल है। एक और, नीति जी के अपने और क्या शौक है जो हाँ, आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं है? वो लोगों को नहीं मालूम। निश्चित लोग पूछते होंगे, क्योंकि मैं अविवाहित हूँ, तो जो एक उम्र होती थी उस समय सब लोग यही पूछते थे कि बाहर से बड़े बड़े कलाकार जो मंच पे महोत्सव में आते थे कि अच्छा मैडम आपने, कई बार लोग श्रीमती बोल जाते हैं एज को देख के, तो मैं कहती थी हाँ मेरे पास मति का ही धन है, मति की ही लक्ष्मी है, श्रीमती हूँ, भाषा की शिक्षिका हूँ। लेकिन शौक क्या है? शौक मैं बचपन से आपको बताऊं कि मैंने बहुत महंगे शौक नहीं रखे। मैं गुट्टे खेलती थी, चिया खेलती थी, लड़कों वाले पिट्ठू खेल खेलना, उसके कंचे खेलना, मेरी टोटी घिस जाती थी, ग्रुप के एक समूह के खेल, और चुनौतियां, जिम्मेदारी थी मेरी, आज्ञाकारी जिम्मेदारी माँ बाप की थी। डांस करना, कथक डांस, कथक प्रभाकर किया मैंने, उसके बाद मसूरी देहरादून में स्टेज शो भी दिए मैंने। और उस कथक सीखने का के साथ साथ उसका प्रभाव हुआ कि जब मैं विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में आई, तो वहाँ भी मेरे अंदर सीखने की शौक थी। तो मैं स्काउट गाइड में एक कमिश्नर के पद तक मैंने पूरी सेवाएं दी, ट्रैकिंग की, पर्वतारोहण। पचमढ़ी जब मैं 9 साल रही तो नियमित सूर्य की रोशनी, और सूर्य की रोशनी में चाय मुझे बहुत पसंद थी। एमए तक मैंने चाय का स्वाद नहीं देखा था, मेरी माँ ने जीवन भर स्वाद। कोई ऐसा शौक जो आप अब, जैसा कि आपने आपकी गीत उम्र सुनना का उल्लेख किया, हाँ। जो बकाया है? संगीत सुनती थी, संगीत सुनना। अब मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पुस्तकें पढ़ती थी। हमारे यहाँ करीब 22 साहित्यिक आती हैं। मैंने पुस्तकालय विज्ञान की भी परीक्षा ली है, सीलिप, तो मेरा अपने घर का पुस्तकालय है जिसको मैं बड़ा व्यवस्थित रखती हूँ। समय नहीं होता अखबार सबका संकलन करना। एक और मजेदार सवाल, आमतौर पर लोगों को ये बड़ी क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि नीति जी अविराम कैसे बोल पाती है, थकती क्यों नहीं है? वो मेरा स्वाध्याय है, पढ़ना, और माँ की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद, और माँ पीताम्बरा की मैं भक्त हूँ, और स्वामी बनखंडी स्वामी जी महाराज की गुरु दीक्षित हूँ 2.5 साल की उम्र से। तो मेरा अपना एक, सरस्वती माँ की तो कृपा है कि गला नहीं थकता मैडम का, बहुत बोल लेती हैं, पूरी रात संचालन करती हैं, तो मुझे लोग उद्घोषिका ही मानने लगे थे। मुद्दे पे एक और सवाल आया कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पे नीति जी उपलब्ध ना होती हो, इसके पीछे क्या रहे? भैया ये तो हम जरूर बताएं। काहे से जब हमारे बुंदेलखंड को नाम आने लगा, सो हमारे गांव जाते, हम भगनी मंडल के माध्यम से जाते, सो उधर साक्षरता को कार्यक्रम शुरू हुआ, सो उन्होंने कहा आओ अब जे आ गई पढ़ावे, जे पढ़ाए हमें क्या करने बहन जी, कोई कौन सो कलेक्टर बनने सो हमें पढ़ावे आए। सो हम जब उनसे बुंदेली बोलते, उन्हीं के संगे बैठ के खाते, और फिर हमें जो लगो कि हमारे बुंदेलखंड के लाने काय हम ना करें, सो हम बुंदेली लोकोत्सव करो हमने। और बुंदेली लोकोत्सव में हमने 40 विधाओं पे पूरा मंच को संचालन हमने बुंदेली में करो। सो सबरे हैरान हो गए कि बहन जी आप तो एक अच्छी बोलत बुंदेली। सो अपनी माटी के लाने अपने प्यार हमा हो तो
जहाँ माटी खिलाने प्यार के हम बोलन लगे हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी की हम शिक्षक थे, सो हिंदी वैसे ये आपको पता हो या ना हो, आप संचालन के मामले में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। ये तो अब भगवान की कृपा काहे से शासन को अब मुख्यमंत्री सोई किए गए हमें मिशन शक्ति बहुत हो। मिशन शक्ति के कार्यक्रम में भी 15 मिनट की वर्चुअल दीपांजलि में मुख्यमंत्री जी ने मुझे बधाई दी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि इतनी विशुद्ध हिंदी जो मैं, चूँकि अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, और उसमें निश्चित है कि मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभक्ति मेरी रग रग में भरा है, और उसी का परिणाम है कि मेरी कई बार साहित्यिक क्लिष्ट हिंदी से दक्षिण भारतीय परेशान हो जाते थे, पर मैं समायोजन मतलब एडजस्ट, आप घर में रहें, बाहर रहें, मंच पे रहें, कार्यक्रम को सफल बनाना है। वहाँ ये नहीं देखना कि ये मेरा काम नहीं है। मैंने कभी भैया ये नहीं सोचा कि ये काम मेरा नहीं, मैं क्यों करूँ, या मैं अधिकारी हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, मैं क्यों करूँ, कभी नहीं। मुझे लगता था कि ये कार्यक्रम हो तो लोग इससे सबक सीखें। एक और सवाल, नीति जी ने इतना कुछ किया कि एक छोटे से इंटरव्यू में समा नहीं सकता, कुछ और करना क्या बाकी रह गया? हाँ, अब मुझे अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं जिले में, जनपद में काम करती हूँ, प्रदेश में जाऊँ। मेरे सब साथ के लोग मुझे संसद में भी देखना चाहते हैं, और उनकी इच्छा। तो मैं देखिए, चुनाव ना और राजनीति, मैं तो, मेरे माता पिता ने मेरा नाम ही नीति रखा है, विदुर नीति नहीं, चाणक्य नीति नहीं, किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं, विशुद्ध नीति हूँ। नीति नियम का पालन करके, नीति नियम से चलने वाली और नीति आयोग में रहने वाली मैं, इच्छा मेरी है कि मैं एक आदर्श नारी के रूप में, जहाँ अब इतनी बहनें मेरी आगे बढ़ रही हैं नारी की सुरक्षा के लिए, आज जैसे भगनी मंडल संस्था मेरी है, उस संस्था को अब मैं एक आश्रम के रूप में वृद्धों की सेवा, महिलाओं की सेवा, जो मैं सरकारी बंधन में नहीं कर पाती थी। समाज सेवा मेरे लिए एक बंधन था कि घर गुलामी में रहकर मैं किसी संगठन में नहीं जा सकती थी। अब मैं चाहती हूँ कि बुंदेलखंड की बहनें, नारियाँ स्वरोजगार में अभी भी सिलाई सीखती हैं, लेकिन अब मैं उसको स्थापित करूँ, और मेरा सपना है कि मैं राष्ट्रीय स्तर तक एक बुंदेलखंड की महिला या पिछड़ेपन से चली हुई महिला अपनी आत्मबल से पहुंच सकती है। प्रयास मेरा है, और उसके लिए देखिए, मैं, चूँकि घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, मैं बेटी भी, पुत्री भी, पत्नी भर का रूप नहीं लिया तो सब लोग कहते हैं आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी। हाँ, एक और बात लोग करते हैं कि वो परिवार, वो कोर्ट में आप जब वो डिसीजन देती हैं तो उन्हें परिवार की डेफिनेशन तो पता नहीं, फिर वो कैसे करती होंगी? हाँ, ये अक्सर परिवार परामर्श में कि आपने शादी नहीं की, आपको क्या पता क्या दर्द होता है पति पत्नी का। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसने शादी नहीं की उसको परिवार नहीं पता। मेरे माँ पिता, मेरे भाई बहन सबकी शादी हुई है, और मैं घर की सबसे छोटी होने के नाते विवाह नहीं किया, पर समाज में रहकर एक ज्ञान, पढ़ाई करने के बाद अनुभव तो पाया है, और मैं अनुभव की सीढ़ी से बता रही हूँ। 33 गाँव में मैंने व्यक्तिगत काम किया है, जिसमें परवई, दातानगर, टाकुरी जैसे शराबियों के, कबूतरों की जाति के, जहाँ पोलियो पिलाने नहीं जाता था कोई। कुंवर फतेह बहादुर सिंह जी कहते थे कि नीति मैडम, हम लोग वहाँ जाके मरना नहीं है। तो हमने कहा कि सर, हम मरने के, मिटने के लिए नहीं आए, लेकिन आपका कार्यक्रम सफल हो, पोलियो की 2 बूंद दवा सब पिए। तो मैं गई। चुनौतियाँ लेना मुझे अच्छा लगता है। लोग कहते हैं आप इतनी सुंदर हैं, सुशील हैं, आप में क्या कमी थी जो आपने शादी नहीं की। आप, बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि विवाह नहीं किया। तो विवाह, निकाह, मैं बड़े बड़े सम्मेलन के संचालन करती हूँ, जहाँ 101 शादियाँ होती हैं, 104 शादियाँ होती हैं। बड़े बड़े सामाजिक संगठन दान पुण्य देकर मैं उसका संचालन करती रही, विवाह निकाह एक साथ। मैं भी ख्याल आए नहीं आपके दिमाग में? मैं चूंकि शुरू से व्यस्त रही, और मेरे माता पिता ने कभी ये भावना नहीं पैदा मेरे में की कि शादी ही करनी। उस समय झांसी में डॉक्टर गार्गी कन्या डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी, अविवाहित थी। कमलेश वर्मा अविवाहित थी। भगनी मंडल संस्था की जो संरक्षिका थी कंचन लता सब्रवाल, लखनऊ की महिला डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी, सब अविवाहित थी। मेरे पिता मुझसे कहते थे कि जिन लोगों ने विवाह नहीं किया क्या वो जीवन नहीं जीते हैं? तो ये एक संस्कार है। तो जरूरी नहीं कि 16 संस्कारों में अगर हमने विवाह संस्कार नहीं किया तो हमें उसका, पर मैंने गांव से लेकर शहर तक बड़े बड़े अरबपतियों के घर में जो संबंध होता है
एक पाणी ग्रहण संस्कार, वो संस्कारों को टूटते बिखरते रोते परिवारों को मैंने अपने संवारा है। प्यार दुलार की थपकी से टूटते हुए परिवारों को जोड़ा है। एक सवाल और बड़ा दिलचस्प कि नीति जी ने इतना सब कुछ किया और नीति जी क्या अपने किए से आज 62 साल की होने पर संतुष्ट हैं? हाँ, मेरे को जब मैं आंख बंद करती हूँ और हम लोग जब छोटे थे तब भी मेरे पिता पारिवारिक गोष्ठी करते थे कि क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, जो बुरा किया वो आज छोड़ना है। जिंदगी का लेखा जोखा पूरा दैनंदिनी लिखते थे हम, हमारे छोटे छोटे दैनंदिनी अब भी। और उसके बाद निश्चित है आज जब मैं आंख बंद करके सोती हूँ तो मेरे एक दिव्यांग भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और अभी हाल में ही मैंने अपनी माँ को खोया है, अपनी बहन को खोया है। उनकी बिटिया मेरी अब एक जिम्मेदारी लास्ट में आके, जबकि मैं इस परिवार से उनके दायित्व में नहीं थी, निभाती सब थी, लेकिन अब वो जिम्मेदारी आई कि मुझे उस बिटिया की भी शादी करनी होगी। भतीजे मेरे 3 हैं। तो मैं चूँकि मेरे को पाने की इच्छा नहीं है, कुछ भी पाने की नहीं, मैं बहुत ईश्वरवादी हूँ, कट्टर ईश्वरवादी हूँ कि प्रभु ने मुझे जो तन मन दिया है और मैं संतुष्ट हूँ, आत्मसंतुष्टि के साथ बहुत प्यार से सोती हूँ। एक सवाल और अंतिम सवाल, इतना कुछ किया, बहुत कुछ है, आप संतुष्ट भी जैसा कि आप उल्लेख कर रही है, तो क्या अगले जन्म में आप फिर वापस अगर नीति शास्त्री बनती हैं तो? बिल्कुल, चूंकि एक लड़की होने के नाते जो आजकल समाज में एक भ्रूण हत्या पर भी मैं उसमें भी अधिनियम की सदस्य हूँ, तो मैं ये निश्चित मानूंगी कि बेटी बनकर परिवार में बेटी बनकर नीति बनकर मैं और बहुत कुछ कर पाऊँ, राष्ट्र तक पहुँच पाऊँ, क्योंकि मुझे नामा और नाम नहीं चाहिए। उल्टा पढ़िए नाम को तो मान होता है, और धन से मान बड़ा है, और धन और मान से ज्ञान बड़ा है। तो मैं ज्ञानी बन जाऊं, और मेरे पिता के जो दिए हुए सूक्त वाक्य हैं कि आप जीवन में संपूर्ण ज्ञान के लिए वेद और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। तो आयुर्वेद से मेरा तन मन स्वस्थ रहता है, च्यवनप्राश खा के या अपने जीवन की प्रकृति के साथ रह के। मुझे प्रकृति से प्यार है। नीति जी, एक सवाल बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि आपने बताया कि आप रिटायर हो गई हैं, हालांकि अब लगती बिल्कुल नहीं है, तो ये रहस्य को आप दबा के छुपा के क्यों नहीं रखती? बिल्कुल भैया, आपने पूछा तो मैंने बताया, लेकिन मेरी उम्र भगवान की कुछ देन है कि मुझे आकार शरीर से छोटा मिला है, और अभी भी मेरे अंदर वही जीवटता है, और सरकारी गुलामी से भले ही मैं मुक्त हो गई हूँ, पर मैं समाज के लिए उसी तरह से आज भी नौजवानों की तरह 18 घंटे काम करने की क्षमता आज भी रखती हूँ। और मेरे हिसाब से आप उस हैंडपंप की तरह हैं जो ऊपर 5 फुट देखता है, नीचे 200 फुट रहता है, कुछ वैसी बिल्कुल गहराई है। और उसमें वो सारा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है कि आयुर्वेद का पूरा मेरे अंदर स्वरूप है, और तेज काम की प्रेम से सेवा चूंकि समर्पण से करती हूँ, इसलिए मैं मन से कभी बुरी नहीं ना रहना होना चाहती हूँ। अब एक और संदेश भरा आपसे मैसेज चाहते हैं। हमारी जो बंजारा बीट्स चैनल है वो युवाओं के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। जी जी जी। उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ज्योति भैया, मैं जो देख रही हूँ कि अब जो पायदान आया है इस पीढ़ी का, ये 21वीं सदी मिल रही है, और एक करवट बदल रहा है समाज। उस करवट में हमारे माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट रहे, कठोर रहे, तो हम लोग 75% रहे, फिर आगे वाली पीढ़ी 50% मानती रही, नहीं मानती रही, अब बन गई। तो नई पीढ़ी वालों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि पुस्तक का ज्ञान अब काम नहीं आएगा। पुस्तकीय ज्ञान, प्रमाण पत्र अर्जन अब ज्ञान का लक्ष्य नहीं है, ना तब था ना अब है। प्रमाण पत्र लेकर आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप दुखी होते हैं, हताश होते हैं, निराश। तो सबसे बड़ी चीज़ नई पीढ़ी मेहनत करना सीखे, मेहनत, संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना। चुनौतियों में भी सोच उनकी सकारात्मक हो। आपके पास जितने सीमित साधन हैं, हम लोग बहुत सारे साधनों में नहीं जिए, अभावों में जिए हैं, लेकिन हमारे पास एक निर्धारित लक्ष्य था। हम बस सिर्फ यही चाहेंगे कि बच्चे मेहनती बने, चरित्रवान बने। रूपवान बनने के पीछे रूप सजा रहे, सौंदर्य सजा रहे, चाहे बेटा हो चाहे बेटियां, वो रूप उनके लिए चुनौती बन रहा है। हमारी व्यवस्था ऐसी है, सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है
कि जिसने प्रथमपन में विद्या नहीं पाई, मतलब बचपन यौवन में, द्वितीयपन में जिसने धन नहीं कमाया, तीसरेपन में जिसने व्यापार नहीं किया, वो चौथेपन में क्या करेगा। तो धन अर्जन करना, अब पहले बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पीढ़ी सब उसी के पीछे लगी हुई, परिवार भी टूटते हैं तो संपत्ति के पीछे, किसी को पति नहीं चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, फिर आपत्ति और विपत्ति आ रही है। इसलिए मैं सिर्फ चाहूंगी कि नई पीढ़ी अपने समय का सदुपयोग करना सीखे। मनुष्य का जीवन मिला है, अपने से प्यार करना सीखे। मानव अपने से प्यार करेगा तो उसको अपना तन, अपना वतन और अपने परिवार से स्वयं, जो कोरोना ने दिया कि अपनेपन से जुड़ो, अपने वालों से जुड़ो। मैं भी दुआ करूंगा ईश्वर से कि आप सदा यूं ही इतनी स्फूर्तिदायक बनी रहें। तो ये थी नीति शास्त्री जी, जो अपने बारे में दिल खोलकर हमसे अपने राज शेयर कर रही थी। धन्यवाद नीति जी। धन्यवाद ज्योति जी। और मैं 21वीं सदी में, अब नया वर्ष अंग्रेजी तिथि से आ रहा है, वर्ष 2021, तो निश्चित ही बंजारा बीट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी कि वो नए नए चरित्रों से, नए नए व्यक्तित्व से पर्सनालिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराएं और प्रेरणा मिले आने वाली पीढ़ी को कि बंजारा, हम सब बंजारे हैं, हम सब यात्री हैं, संसार में आए हैं, सबको आना है, सबको जाना है, लेकिन वो बंजारा जो अपनी हृदय की धड़कन आपने बीट्स रखा है, वो बीट का मतलब है धड़कन, वो दिल की धड़कनें आप नौजवान बनाते रहें और लोगों के दिल धड़कते रहें कि बंजारा बीट्स में हम भी आएँ। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।